हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 2, वर्ण विचार, उच्चारण और वर्तनी। भाषा वाक्यों के मेल से बनती है, वाक्य शब्दों के मेल से और शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। उच्चारण करते समय निकली ध्वनि ही वर्ण होती है। ध्वनि से बन ध्वनि से बनते हैं वर्ण, वर्ण से शब्द और शब्द से भाषा बनती है। प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते समय मुख से कुछ ध्वनि निकलती है। जैसे मयंक, तो मयंक के लिए क्या शब्द निकला? म, अ, य, अ, न, क, अ। अ स्वर। तो ये ध्वनियां निकलती हैं और उसी से शब्द बना मयंक। इसी तरीके से दूसरा शब्द बना दौड़कर आओ ठीक है माँ। तो ये आपस में इन्होंने बोला मयंक दौड़कर आओ। मयंक बोलता है ठीक है माँ। तो इसमें ये सब ध्वनियां निकली हैं। ये ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। इन ध्वनियों के और खंड नहीं किए जा सकते। जब मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखा जाता है तब वे वर्ण बन जाते हैं। किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले वर्णों यानी ध्वनियों को सीखा जाता है। मौखिक ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण की विशेषताएं क्या होती हैं, चलिए पढ़ते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के खंड नहीं किए जा सकते। वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्णमाला। जब वर्ण को क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है तब उस व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। स्वर, तो 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और अ। अनुस्वार है अं, विसर्ग है अह, व्यंजन है क से म तक, ये व्यंजन है। उसके बाद ये 2 अतिरिक्त व्यंजन हैं। ये अंतस्थ हैं, य, र, ल, व। ऊष्म, श, श, स, ह। 4 संयुक्ताक्षर शब्द हैं, वर्ण है हमारे पास। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये 3 आगत ध्वनियां हैं। ज, फ, आ। वर्णों के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, ये वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय मुंह से बिना किसी बाधा के हवा बाहर निकलती है। ये स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं और ये संख्या में 11 हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। तो स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, ये स्वर जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 4 है। अ, इ, उ और री। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। री की मात्रा ऐसे नीचे लगती है के रूप में लगाई जाती है और उच्चारण री की तरह होता है। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में प्राय 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है। यह केवल एक है और इसका चिन्ह है। इसका प्रयोग प्राय पुकारते समय किया जाता है, जैसे सुनो, ओम। अब बढ़ेंगे हम स्वरों की मात्राएं। स्वरों को जब व्यंजनों के साथ जोड़कर लिखा जाता है तो उनकी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अ को छोड़कर शेष सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। अ में कोई मात्रा नहीं है। उसका शब्द देखो, कमल। आ की मात्रा में एक डंडा लगता है, इसका काम। छोटी ई की मात्रा में बाईं तरफ से मात्रा लगती है, यह है किला। बड़ी ई की मात्रा में दाहिनी तरफ से मात्रा लगेगी, ये बना कील। छोटे ऊ की मात्रा बाईं तरफ, बड़े ऊ की मात्रा दाहिनी तरफ, री की मात्रा भी दाहिनी तरफ। केला
ये शिरोधरा के ऊपर लगेगा। ये भी ऊपर की तरफ लगता है। ओ की मात्रा भी ऊपर लगती है और औ की मात्रा भी ऊपर लगती है। चलिए ये भी जानते हैं। अंग और आह अयोगवाह कहलाते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। अंग को अनुस्वार और आह को विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार यह चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसका उच्चारण करते समय नाक से वायु बाहर निकलती है, जैसे हंस, कंघा, पंख, रंग, पंचम आदि। इसका प्रयोग पंचमाक्षर के स्थान पर किया जाता है। पंचम वर्ण ड़, य, ड़, न तथा म है, जैसे कड़घा यानी कंघा, चंपक आदि। अनुनासिक यह चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसका उच्चारण करते समय नाक और मुंह से समान दबाव के साथ वायु बाहर निकलती है, जैसे हंसी, चांदनी, मांग, भांति आदि। जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा ना हो तब चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा अनुस्वार का प्रयोग होता है। विसर्ग विसर्ग ध्वनि का चिन्ह यह है। इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्द में ही किया जाता है, जैसे अतः, स्वतः, प्रातः, अनंतः आदि। आगत ध्वनि आ यानी अर्धचंद्र। अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉपी, टॉफी, बॉल आदि। व्यंजन जिन वर्णों ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय वायु मुंह के अलग अलग स्थानों को स्पर्श कर बाहर निकलती है। ये स्वतंत्र नहीं होते। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 33 है। इनके अतिरिक्त संयुक्त व्यंजन ड़ और ढ को भी व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। ये भी जान लेते हैं। स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त अयोगवाह संयुक्त व्यंजन आगत ध्वनि ड़ और ढ भी वर्णमाला में आते हैं। उपयुक्त सभी व्यंजनों में अ मिला हुआ है। अ रहित व्यंजन लिखने के लिए व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाता है, जैसे क, त। ड़ तथा ढ संस्कृत में नहीं होता। इसका प्रयोग हिंदी में शब्द के बीच में या अंत में होता है। र का प्रयोग मात्राओं के रूप में होता है, जैसे र ये मूल रूप है। स्वर रहित र शिरोधरा के ऊपर लगेगा और स्वर सहित र ये मात्रा में नीचे लगेगा। स्वर सहित नीचे से गोल व्यंजन के साथ, जैसे रपट, कर्म, विक्रम, राष्ट्र। बड़े ऊ और छोटे ऊ की मात्रा र के पेट पे लगाई जाती है। छोटे ऊ की मात्रा बिना घुमाकर और बड़े ऊ की मात्रा को घुमाकर लगाया जाता है। व्यंजनों का उच्चारण करने के बाद हम अ की ध्वनि सुनाई देती है, यानी सभी व्यंजनों में अ मिला हुआ होता है, परंतु शब्द में व्यंजन के साथ स्वर की जिस मात्रा का प्रयोग किया जाता है उसी की ध्वनि सुनाई देती है। यदि शब्द में वर्णों का उच्चारण शुद्ध ना हो तो वर्तनी भी अशुद्ध हो जाती है, जैसे सुआद, जबकि इसका शुद्ध रूप है स्वाद। अशुद्ध रूप मूंगफली की शुद्ध रूप है मूंगफली। चलिए अब व्यंजन के भेद पढ़ते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु जीभ द्वारा मुंह के अलग अलग भागों तालु, दांत, होष्ठ आदि को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन उन्हें कहते हैं जिन व्यंजनों को हम बोलते वक्त जो हमारी जो जीभ है वो तालु, दांत या होंठ को यूज करती है, टच करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो ये इनकी टोटल जो नंबर्स हैं वो 25 हैं। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। प्रत्येक पंक्ति में आए प्रथम वर्ण के नाम पर आधार उस वर्ग के अन्य व्यंजनों का नाम जाना जाता है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ यानी अंत, मध्य यानी बीच और स्थ यानी स्थित। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास मुख के
किसी विशेष भाग से नहीं टकराती और उसकी गति भीतर की ओर होती है। ये चार हैं य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म यानी गर्म। ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण के समय हवा मुंह से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुंह से गर्म हवा निकलती है। ये चार हैं श, श, ह और स। श्वास की मात्रा के आधार पर वर्ण भेद। तो अल्प प्राण पहला, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन दो या अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। यह संख्या में चार है। द्वित्व व्यंजन, जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है, जैसे च, च यानी बच्चा, इसका उदाहरण है बच्चा। मिट्टी, तो इसमें पहला जो व्यंजन है ट वो स्वर रहित है और दूसरा ट स्वर सहित है। इसी तरह छल्ला, पत्ता। संयुक्ताक्षर, जब एक स्वर रहित व्यंजन का अन्य स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो इसके उदाहरण हैं भक्त, ख्वाब, ग्वाला, शुद्ध। वर्ण विच्छेद। विच्छेद का अर्थ होता है अलग या पृथक करना। शब्दों के वर्णों को उनके मूल रूप में अरहित लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजनों के नीचे हलंत लगाया जाता है, यानी वो उसमें अ की साउंड नहीं आएगी। तो ये है यहाँ पर, जैसे कमल, तो कमल का वर्ण विच्छेद किया। शिला, कुमार, कृपालु, मिलाप, कौन, अंत, प्रभात, शिक्षा, स्तंभ। और इस तरीके से यहाँ पे कुछ और भी हैं शब्द वर्ण जिनका की वर्ण विच्छेद किया गया है। अब पढ़ेंगे हम वर्ण मेल। शब्दों के विच्छेद किए गए वर्णों को मिलाकर पूर्ण अवस्था में लाना वर्ण मेल कहलाता है। तो ये तो है वर्ण विच्छेद, जब हमने एक शब्द को उनके वर्णों को अलग अलग करा तो ये वर्ण विच्छेद है। जब हम ये जो वर्ण विच्छेदन में हमें कोई शब्द लिखा हुआ है लेकिन इनको हम दोबारा से एक शब्द मिला, इनको वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनाएंगे तो उसे वर्ण मेल कहा जाता है। जैसे र, उ, म, आ, ल, यानी रुमाल। उन्नति, रामायण, तो ये वर्ण मेल है। उच्चारण सीखते हैं। मुंह से अक्षरों को बोलने की प्रक्रिया को उच्चारण कहते हैं। सभी वर्णों के लिए सुनिश्चित उच्चारण स्थान होते हैं। वर्णों का उच्चारण मुख के जिस भाग से होता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे क, ख, ग गले से बोले जाते हैं, अतः कंठे कहलाते हैं। अब बात करेंगे हम उच्चारण स्थानों का परिचय। तो कौन से वर्ण के लिए कौन सा स्थान है, चलिए देखते हैं। अ, आ, क वर्ग और आह के लिए, विसर्ग के लिए कंठ का स्थान है, यानी इसका नाम है कंठ है। ई वर्ग के लिए ई, छोटी ई, बड़ी ई, और च वर्ग और य और श के लिए है तालु, तो इसका बोलेंगे हम तालव्य। री, ट वर्ग र और श के लिए है मुद्रा, यानी इसका नाम है मूर्धन्य। त वर्ग और स के लिए है दंत, यानी दंत है। छोटे उ और बड़े उ और प वर्ग के लिए है होष्ठ, यानी होष्ठ है। ड़, य, ण, न, म अनुस्वार और अनुनासिक के लिए है नासिका, यानी नासिकीय। ए और ए के लिए है कंठ तालु, यानी कंठ तालव्य। ओ और औ के लिए है कठोष्ठ, यानी कंठोष्ठ्य। व और फ के लिए है दंतोष्ठ, यानी दंतोष्ठ्य।
उच्चारण संबंधी अशुद्धियां। यदि वर्णों का उच्चारण शुद्ध न किया जाए तो लिखने में भी अशुद्धियां हो जाती हैं। वर्णों को जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। अ और आ संबंधी अशुद्धियां, तो यहाँ पे कुछ शब्द हैं अ और आ संबंधी। चलिए कुछ पढ़ते हैं उसमें से। आकांक्षा, शुद्ध रूप है उसका आकांक्षा। साप्ताहिक, जबकि शुद्ध रूप है साप्ताहिक। नाराज, शुद्ध रूप है नाराज। छोटी ई और बड़ी ई के संबंध में क्या अशुद्धियां होती हैं, चलिए देखते हैं। अशुद्ध रूप है रवि, व पे बड़ी मात्रा, जबकि शुद्ध रूप है रवि यानी व पे छोटी ई की मात्रा। इसी तरीके से अतिथि, जबकि थ में बड़ी ई की मात्रा लगा दी गई, जबकि इसका शुद्ध रूप है अतिथि यानी थ पे छोटी ई की मात्रा। इसी तरीके से छोटे ऊ और बड़े ऊ के संबंध में भी कुछ अशुद्धियां होती हैं। पूजनीय, लेकिन इसका शुद्ध रूप है पूजनीय यानी प पे बड़े ऊ की मात्रा। रुमाल, छोटे ऊ की मात्रा लगाई रुमाल पे बिना घुमाए हुए, जबकि इसमें जो उसका शुद्ध रूप है वो है रुमाल यानी बड़े ऊ की मात्रा, र पे मात्रा घूम के लगेगी। री और र संबंधी अशुद्धियां, तो कहाँ री की मात्रा लगनी है और कहाँ र की मात्रा लगनी है, ये भी अशुद्धियां बहुत ज्यादा होती हैं। देखिए, वज्र, जबकि इसमें री की मात्रा लगाई है गलत है, जबकि ये जौ के निस्के पदेन में लगनी थी वज्र। पृथक, पृथक। ए और ए संबंधी अशुद्धियां। कैशव, तो ये गलत है केशव। ये बना ऐश्वर्य, जबकि है ऐश्वर्य। इसी तरीके से कुछ और अशुद्धियां होती हैं। ओ और औ संबंधी, चले पढ़ते हैं। ठोर, जबकि इसका शुद्ध रूप है ठौर। अशुद्ध रूप है मौलिक, जबकि शुद्ध रूप है मौलिक। अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी अशुद्धियां। मांद, मां के ऊपर सिर्फ बिंदी, जबकि ये बनेगा मांद। गांधी, शुद्ध रूप है गांधी। गा के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे। रा संबंधी अशुद्धियां, तो क र म करम, जबकि करम नहीं होता कर्म होता है, तो म पे र की मात्रा लगेगी। स्त्रोत, ये बना स्त्रोत। त और त्र की मात्रा और सौ को आधे सौ को जोड़ेंगे स्त्रोत। आदर्श, द पे र की मात्रा नहीं लगेगी, श पे लगेगी, क्योंकि इसके साउंड जो है द के बाद आ रही है, आदर्श। इसी तरीके से आशीर्वाद। अब बात करेंगे हम श, स और स संबंधी अशुद्धियों की। अक्सर हम गलत शब्द यूज कर लेते हैं। नमस्कार, जबकि सही शब्द है नमस्कार। अशुद्ध रूप है सुशील, जबकि इसका शुद्ध रूप है सुशील। इसी तरीके से संधि संबंधी अशुद्धियां होती हैं। अशुद्ध रूप है उपरोक्त, जबकि शुद्ध रूप है उपयुक्त। अशुद्ध रूप है अध्ययन, जबकि शुद्ध रूप है अध्ययन। इसी तरीके से कुछ और अशुद्धियां भी हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। पहर, प्रहर। क्षमा, क्षमा। चलिए बच्चों पुनरावृत्ति कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर को। मौखिक ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अंग और अह अयोगवाह कहलाते हैं। जब स्वर रहित और व्यंजन का स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। जब एक ही व्यंजन का समरूप व्यंजन से मेल होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अलग अलग किए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना वर्णमेल कहलाता है। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे समझ में आया है। धन्यवाद।